Good morning, everyone. This is class 8, chapter number 9, the establishment of British Empire in India. And today my topic is first European trading companies in India. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप समझेंगे कि भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन कैसे हुआ। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि उस समय यानी 18th सेंचुरी में भारत की स्थिति क्या थी। Now, in the 18th century, India was marked by confusion and anarchy. There was no strong central authority. The Mughals and the Marathas had lost their power and prestige. The independent states were busy in fighting among themselves. Each one of them was trying to extend its territories. This political disunity in India was fully exploited by the Europeans, who came here in search of markets and raw materials. Now began to interfere in Indian politics and gradually establish their supremacy in India. अगर आप देखेंगे 18th सेंचुरी में उस समय भारत भ्रम और अराजकता के चिन्हित में था। कोई मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण नहीं था। मतलब उस समय मुगल और मराठा की शक्तियाँ बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से राज्य स्वतंत्र हो चुके थे और एक दूसरे से लड़ा करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण में नहीं था। मुगलों और मराठाओं ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को खो दी थी और उस समय कोई भी केंद्र में शक्तिशाली राजा नहीं था और इसी वजह से सभी राज्य क्या थे, एक दूसरे से स्वतंत्र हो चुके थे और वो स्वतंत्र राज्य एक दूसरे से लड़ा करते थे। ऐसा इसलिए लड़ा करते थे क्योंकि वो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। भारत में उस समय राजनीतिक विदेश बहुत बुरी तरह से फंस चुका था, यानी जो राजनीतिक स्थिति थी वो खराब हो चुकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन हो चुका था। यूरोप के लोग पहले भारत में व्यापार करने के माध्यम से आए थे। यहाँ पर वो पहले कच्चे माल को खरीदते थे और अपने देश में ले जाकर के उसे बेचा करते थे, लेकिन बाद की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ भारत में यूरोप के लोगों ने व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे भारत में अपना वर्चस्व स्टार्ट कर लिया था। The Portuguese in India. Calicut, now Kozhikode, was the first city where the Portuguese landed. They established their trading centers at Calicut, Cochin, and Kannauр throughout the 16th century. They secured many rights from local rulers for trade in India and established a number of colonial settlements on the western coast of India. By the 17th century, their power began to decline, and the Portuguese could no longer retain their monopoly and were left with Goa, Daman, and Diu. आप यहाँ पर भारत में व्यापार करने वाली कंपनी के बारे में समझ रहे हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगास यानी पुर्तगाली आए थे। भारत की कालीकट, अब जिसे कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पुर्तगाली अपने पहले कदम रखे थे। उन्होंने यानी कि पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचीन और कैनमोर यानी आज के समय में उसे कन्नौर कहा जाता है, वो अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 16th सेंचुरी के दौरान उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए स्थानीय से उन्होंने ये मांग की कि वो उनके क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं। जब यह अनुमति राजा से प्राप्त हो जाता था तो पुर्तगाली उस क्षेत्र में व्यापार किया करते थे।
वास्तव में पुर्तगाली शुरू में बहुत कम जनसंख्या में भारत में आए थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद व्यापार करने के साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने औपनिवेशिक बस्तियाँ स्थापित कर लिए। मतलब वो तो बहुत कम लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर के गोवा, दमनदीप, कोझिकोड, कालीकट में अपने बस्तियाँ बसा दी, जिससे इनकी तादाद बढ़ गई। 17वीं सेंचुरी आते आते इनकी शक्तियाँ बहुत कमज़ोर होने लगी, क्योंकि भारत में सिर्फ पुर्तगाली नहीं आए थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी आए थे जो यहाँ पर व्यापार करना चाहते थे। इनकी शक्तियाँ अब धीरे धीरे कम होती चली गई और इसका कारण यह हुआ कि ये गोवा, दमन और दीप में ही समेट गए। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए और व्यापार की दृष्टि से यहाँ पर आए थे। द डच इन इंडिया। The Dutch East India Company was established in 1602. The two established trading centers or factories along the coastal areas of India in Machilipatnam. They established their first factory. Later they also established factories in Chinsura, Pilicot and Surat. However, the Dutch settlements were gradually taken over by the British and the Dutch established their trade with Indonesia. जैसा कि आप जान चुके हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाल यानी कि पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए। सबसे पहले हमें यह जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि डच किसे कहते हैं। नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि नीदरलैंड के जो निवासी भारत में व्यापार करने आए थे उन्हें डच कहा गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हो चुकी थी। इन्होंने भारत के तटीय क्षेत्र में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। इन्होंने मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। उसके बाद चिंसूरा, पीलीकट और सूरत में भी कारखाने स्थापित किए। जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि ये लोग पहले स्थानीय राजा से थे और इस क्षेत्र में व्यापार किया करते थे। बाद में ये धीरे धीरे अन्य राज्यों में अपने कारखाने स्थापित करते थे। बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। डच यानी नीदरलैंड के निवासी सिर्फ भारत में ही व्यापार नहीं करते थे, उन्होंने भारत के अलावा इंडोनेशिया से भी व्यापारी संबंध स्थापित किए थे। The French in India. The French East India Company was formed in 1664. They established their trading center at Pondicherry in Madras. Chandirnagar, now Chandarnagar in Bengal, and also occupied Mauritius in the Arabian Sea. They were the strongest rivals of English East India Company. During the time of French Governor Joseph Dupleix, their rivalry became very intense. French East India Company was largely a government-controlled company which depended on the French government for finance. Its policies was very dictated by the government. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में किया गया था। इन्होंने बंगाल, मद्रास, चंदीनगर जिसे अब चंदरनगर कहा गया है, पौंडीचेरी में अपने व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया था। इन्होंने अरब सागर के माध्यम से मॉरिशस पर भी कब्जा किया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय के दौरान अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के मजबूत प्रतिद्वंदी थे। फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ डुप्लेस के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता बहुत तीव्र हो गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी हद तक एक सरकारी नियंत्रण में थी, जो फ्रांसीसी सरकार पर वित्त पर निर्भर थी। बाद में फ्रांसीसी सरकार ने व्यापारिक केंद्रों को बंद कर दिया और उनकी नीतियों को भी समाप्त कर दिया। स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट इज फिनिश्ड। थैंक यू।